ई पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रमुख बातों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक सभ्यता जो है उसका विकास कैसे हुआ। और मुख्य रूप से हम लोग ये देखेंगे आज कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब से मानी जाती है और दूसरी चीज कि उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इन सारी चीजों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पूर्व भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता हुआ करती थी, तो उसका उद्भव कैसे हुआ था। इन सारी बातों को आज हम लोग को समझना है। आप लोग आज के लेक्चर को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर देखने के बाद में आपके अंदर प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट और बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने जब पिछला वीडियो लिया था प्राचीन भारत, जब हम लोग शुरू किए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा, तो हड़प्पा सभ्यता तक हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि अध्ययन के स्रोत, इसके बाद में पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता, इन तीनों को अलग अलग पले पले हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट उठाएंगे वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक से। ध्यान से समझिएगा, ऋग वैदिक यहां से उठाएंगे। ऋग वैदिक के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक। ध्यान से समझिएगा, उत्तर वैदिक। इसके बाद में हम लोग चलेंगे महाजनपद काल में, महाजनपद, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे मौर्य काल में, मौर्य के बाद में चलेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल में, और तब जाके जाएंगे हम लोग गुप्त काल में, और गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ध्यानपूर्वक समझिए, इन 7 काल खंडों के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। समझिएगा, हम लोग चूंकि आमतौर पे जो हिस्ट्री का मॉड्यूल होता है, ऑन इंस्टीट्यूट कोचिंग में जाइएगा तो वहां पे जो मॉड्यूल होता है हम उससे थोड़ा हट के आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये 7 कालखंड हुए हमारे प्राचीन भारत के, कौन कौन? ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर। हड़प्पा तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पाषाण काल और हड़प्पा काल पढ़ चुके हैं। हम इन सबको इसलिए साथ में लेके चल रहे हैं चूंकि वैदिक काल जो है, ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल से जो सभ्यता का विकास हुआ, उस सभ्यता की निरंतरता जो है आज तक बनी हुई है, और उसी में आमूलचूल जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तन के साथ में वो सभ्यता आज भी विकसित है। तो इसलिए हम लोग यहां से जो स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद फिर मध्यकाल में भी हम लोग इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है वो आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे हो गए कालखंड। ये क्या हुए? कालखंड। यानी कि इन 7 कालखंडों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इन 7 कालखंडों के बारे में हमें किन किन चीजों को देखना है वो जरा समझिएगा। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय जो है, सामान्य परिचय। यानी कि जो भी कालखंड हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिस सभ्यता के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिस कालखंड के बारे में स्टार्ट करेंगे, उससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी होगी वो सबसे पहले पहले हम लोग समझेंगे। उसको समझने के बाद में हम लोग अगला जो चीज देखेंगे वो देखेंगे भौगोलिक स्थिति, ठीक है। भौगोलिक स्थिति कि किस सभ्यता का या किस कालखंड में या किस सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों तक हुआ था, इन सारी बातों को हम लोग इसके अंतर्गत देख लेंगे, ठीक है। तो सामान्य परिचय पहले पहले देखेंगे इन सब के बारे में, उसके बाद में देखेंगे भौगोलिक स्थिति इन सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सामाजिक जीवन है उस समय का, यानी कि सामाजिक स्थिति स्टार्ट करेंगे, सामाजिक स्थिति, ठीक ना। सामाजिक स्थिति उठाएंगे तो सामाजिक स्थिति में पहले पहले देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या परिवर्तन हुए,
महाजनपद काल में क्या परिवर्तन हुए, मौर्य काल में सामाजिक स्थिति किस अवस्था में पहुंची, इसके बाद में मौर्योत्तर काल में समाज की स्थिति क्या थी, गुप्त काल में क्या थी और गुप्तोत्तर काल में क्या थी। यहां से उठाएंगे सामाजिक स्थिति को और लास्ट में गुप्तोत्तर काल तक पहुंचा देंगे। बस पूरा का पूरा प्राचीन भारत का हम लोग का सामाजिक स्थिति जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग उठाएंगे धार्मिक स्थिति। ध्यान से समझिएगा, धार्मिक स्थिति हम लोग उठाएंगे। और धार्मिक स्थिति जब उठाएंगे तो पूरा ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति को देखेंगे और फिर उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर होते हुए धार्मिक स्थिति को पूरा प्राचीन भारत के लिए कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का मॉड्यूल होगा। सामाजिक स्थिति में एक चीज और हम आपको बता दें, इसके आयाम क्या क्या होंगे। सामाजिक स्थिति में हम लोग किन किन चीजों को देखेंगे, ये सबसे पहले आप समझिए। सामाजिक स्थिति जब हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे कि सामाजिक स्थिति का परिचय क्या है जी, सामाजिक स्थिति में किन किन चीजों को हम लोग को शामिल करना है। इसके बाद में जो सामान्य मैंने सामाजिक स्थिति है उसको देखेंगे। इसके बाद में सामाजिक स्थिति में हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था, वर्ण या जाति व्यवस्था जो है इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिएगा, वर्ण व्यवस्था। इसके बाद में हम लोग चलेंगे महिलाओं की स्थिति। ठीक है, महिलाओं की स्थिति इसको देखेंगे। महिलाओं की स्थिति को देखने के बाद में सामाजिक स्थिति के आयाम अगर हम लोग देखें तो वो है यहां पे पहनावा या वस्त्र वगैरह हो गए यहां पे। इसके बाद में हम लोग देख लेंगे खान पान। ठीक है, खान पान। तो इतनी सारी चीजों को देखेंगे हम लोग किसके अंतर्गत, तो वो होगा सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। इससे समाज की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो हम लोग ये मानेंगे कि वो अमीर घराने से है, उसकी सामाजिक स्थिति, वो जिस समाज में रहता है वो विकसित समाज है। ठीक है, सभ्य समाज है। ये चीज मतलब पहनावे के आधार पर पता लगाया जा सकता है, खान पान के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार के समाज से बिलोंग करता है कोई व्यक्ति। ठीक, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति से भी पता लगाया जा सकता है कि समाज पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक है। ठीक, उसके बाद में वर्ण व्यवस्था से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि समाज में जो छोटी जातियां हैं, जो शूद्र हैं, उनके लिए क्या अधिकार दिए गए हैं, उनको उत्थान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा जो मतलब सर्वश्रेष्ठ जो उसमें वर्ण है वो कौन सा है, जाति व्यवस्था का पता चलेगा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग को। और परिचय जो है इन सारी चीजों का निचोड़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, अब समझिए, धार्मिक स्थिति जैसे ही हम लोग कंप्लीट करेंगे तो धार्मिक स्थिति को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में भी हम लोग अलग अलग आयाम लेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो स्रोत हैं, कि मान लेते हैं कि इनकम के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं। इसके बाद में व्यापार देखेंगे हम लोग कि व्यापार है कि नहीं है, व्यापार है तो कहां कहां से है, इन सारी चीजों को देखेंगे। मुद्रा के विकास देखेंगे कि मुद्रा का विकास कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो इन सारी चीजों को हम लोग आर्थिक स्थिति के अंतर्गत देखेंगे। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे राजनीतिक स्थिति। ठीक है, इसके बाद में क्या देखेंगे, राजनीतिक स्थिति। और राजनीतिक स्थिति की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाती थी, प्रशासन के कौन कौन से अंग थे। ठीक है, ये भी हम लोग उठाएंगे ऋग्वैदिक से, फिर उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और गुप्तोत्तर, यहां तक पहुंचा देंगे। मतलब ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक स्थिति देखेंगे कि राजा था या नहीं था। इसके बाद में राजा को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, सेना थी या नहीं थी। ठीक, इन सारी चीजों को हम लोग राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत देखेंगे। राज्य का विस्तार कहां कहां था, कौन कौन से प्रमुख राज्य थे, तो इन सारी चीजों को हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जो मेन रोड मैप है पढ़ाई का हम लोग का, वो हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है, अब हम लोग मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रमुख बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक सिर्फ आपको समझना है।
आप स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लीजिए, जिससे कि आपको एक रोड मैप पता रहे कि कैसे कैसे हम लोग को अपने लेक्चर को लेके चलना है। नोट्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि जब मान लेते हैं कि आप खुद से भी पढ़ाई करेंगे तो उस समय आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ, सामाजिक स्थिति स्टार्ट किए हैं तो फिर महिलाओं की स्थिति को भी उसमें देखना है, पहनावा को देखना है, खान पान को देखना है। तो इन सारी चीजों को एक आपको मतलब दिमाग में एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अब हम लोग देखेंगे अपने भारतीय समाज के एक अन्य प्राचीनतम सभ्यता के बारे में, और उस सभ्यता का नाम था वैदिक। ध्यान से समझिएगा, वैदिक सभ्यता। ध्यान से समझिएगा, इस सभ्यता का क्या नाम है जी? तो वैदिक सभ्यता इस सभ्यता को कहा जाता है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप एक एक चीज ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सिर्फ अगर आप सुन ले रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। ध्यान से समझिए। आप लोग जैसा कि जानते हैं, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे 1921 की बात है। इसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी जी थे। तो दयाराम साहनी के बारे में मैंने बताया था आपको कि 1921 ईस्वी में इन्होंने एक शहर की खोज की थी, एक अवशेष की खोज की थी, जो कि खुदाई के द्वारा उसको प्राप्त किया गया था, उसके अवशेषों को। और उस शहर का नाम था हड़प्पा। ठीक, और जैसे ही हड़प्पा की खोज हुई तो हड़प्पा की खोज होते ही भारत की एक सबसे प्राचीनतम सभ्यता का पता चला था, जिसको हम लोग आज के समय में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब समझिए, ये तो 1921 ईस्वी के बाद में पता चला कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता नहीं चला था, तो उस समय भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता किसको कहा जाता होगा, या भारत की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में किस सभ्यता को जाना जाता होगा उस समय? तो आप समझिए, हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ उसके जस्ट बाद में वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ था। और हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले की अगर बात की जाएगी, पहले के समय की बात की जाएगी, तो उस समय तक भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के रूप में यहां पे वैदिक सभ्यता को ही जाना जाता था। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि हड़प्पा के खोज से पूर्व, हड़प्पा के खोज से पूर्व अगर बात किया जाए तो हड़प्पा की खोज होने से पूर्व यह सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक है, एक बात यह आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हड़प्पा की खोज हुई तो हड़प्पा की खोज के बाद की अगर हम लोग बात करें, हड़प्पा की खोज हो गई उसके बाद की बात करें, तो आप लोग जैसा कि समझ सकते हैं कि जैसे ही हड़प्पा का पतन हुआ, ध्यान से समझिएगा, हड़प्पा के पतन की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, वैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 1750 ईसा पूर्व जो है, 1750 ईसा पूर्व तक लगभग हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। और जब पतन हुआ तो पतन के बाद में भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को ही हम लोग जानते हैं वैदिक सभ्यता के नाम से। और इसके बारे में ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको जब पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो बाहरी आक्रमण के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? तो बाहरी आक्रमण के कारण। और बाहरी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये तो सोचने वाली बात है भाई कि उस समय बाहरी आक्रमण क्यों हुआ था। चूंकि मैंने जब सामाजिक स्थिति के बारे में बताया था आपको हड़प्पा सभ्यता का, तो उसमें मैंने बताया था
कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये इसके निवासी जो है, इसके जो नागरिक थे वो शांति प्रिय होते थे, न कि युद्ध प्रिय होते थे। युद्ध करने में उनकी रुचि नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाहरी आक्रमण भी मुख्य रूप से जो है जिम्मेदार रहा था। और इसका एक छोटा मोटा प्रमाण जो है वैदिक सभ्यता के उद्भव से ज्ञात होता है। समझिएगा कि कैसे, ध्यान से सुनिए। वैदिक सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी का मेन स्रोत है जिससे कि हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके स्रोत हैं वेद। ठीक, वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? वेद है। ये साहित्यिक स्रोत के रूप में अभी उपलब्ध हैं जिससे हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है, चूंकि वेद से हमें वैदिक सभ्यता के उत्थान और उसके विस्तार वगैरह के बारे में पता चलता है। और वेद जो है इसी में एक प्रकार है, वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद में ही, ध्यान से सुनिएगा, इस ऋग्वेद में ही एक देवता का उल्लेख किया गया है जिनका नाम है पुरंदर। ठीक है, ऋग्वेद में एक देवता का उल्लेख किया गया है और उनका नाम क्या है? पुरंदर है। ठीक, और ये जो पुरंदर हैं इन्हीं को हम लोग जानते हैं इंद्रदेव के नाम से। पुरंदर के अगर अर्थ की बात करें तो पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। क्या होता है जी? किला तोड़ने वाला या भवन तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला तोड़ने वाला या भवन तोड़ने वाला। अब सुनिए, लिंक कीजिए पहले। हड़प्पा सभ्यता क्या था? हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक शहरी सभ्यता था। यहां पे बहुत ही भव्य और बहुत ही विकसित कैटेगरी के यहां पे भवन बनाए गए थे। और ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों के जो सबसे प्रिय देवता है, जो पूज्य देवता है, जो आराध्य देवता है पुरंदर, उनका काम क्या था? किला तोड़ना। ठीक, और इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है, हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि जो पुरंदर है, पुरंदर के द्वारा ही, पुरंदर की आराधना करने के कारण ही जो आर्य भारत में आक्रमण किए, भारत में जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने यहां पे हड़प्पा से संबंधित जो भी भवन निर्मित किए गए थे, जो भी लोग थे यहाँ के, उन सभी को उन्होंने खदेड़ दिया और यहाँ के जो भी भवन थे उन भवनों को तोड़ करके और उसके अवशेष पर जो लोग थे, आर्य जो थे, वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ही अवशेषों के ऊपर एक नई सभ्यता का विकास किया था और उस सभ्यता को ही हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया, दो तीन चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। पहली चीज ये कि वैदिक सभ्यता जो है ये हड़प्पा की खोज से पूर्व सबसे प्राचीनतम सभ्यता हुआ करती थी, जो कि बाद में दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई। ठीक है, दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता हो गई, सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के सापेक्ष में दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वो है वैदिक सभ्यता। और जैसा कि मैंने जस्ट पहले अभी आपको बताया कि वैदिक सभ्यता जो है ये आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी, क्योंकि इसका प्रमाण जो है जो पुरंदर जी हैं इनके माध्यम से मिलता है। ठीक, तो आर्यों के द्वारा ये चूंकि स्थापित की गई थी और इसीलिए हम लोग वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी और इसीलिए हम लोग इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं जी? तो आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब सुनिए, आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको अब मुख्य रूप से बताना शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभ जो है, अभी जैसा कि मैंने जस्ट पहले बताया कि इसका प्रारंभ जो है वो करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आर्य। ठीक ना,
आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का उद्भव किया गया, वैदिक सभ्यता की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग आर्यों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लें कि आर्य थे कौन और वो आखिर भारत में कब आए, या संभवतः यहाँ के मूल निवासी थे या फिर बाहर से आए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर के आमतौर पे इतिहासकारों के बीच डिबेट रहा है, ठीक। और उन सारे डिबेट को आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि आर्य के बारे में जब तक हम लोग को पूरी जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि ये पूरी की पूरी आर्यों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब आर्यों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने अभी तक जो भी चीज बताया वो सारे के सारे जो बातें हैं वो आप नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें अभी जस्ट पहले मैंने बताया कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत जो है वो आर्यों के द्वारा की गई थी। और आर्य का मतलब जो है ध्यानपूर्वक समझिएगा, आर्य एक संस्कृत, समझिएगा, संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और इसके अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। हालांकि ये आपसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग आर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको समझना जरूरी है। आर्य चूंकि वैदिक सभ्यता की शुरुआत किए थे और इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य जो है ये वैदिक सभ्यता के मूल निवासी थे। वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे जी? तो ये थे आर्य, ठीक ना। वैदिक सभ्यता के मूल निवासियों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि आर्यों के अगर हम लोग बात करें ओरिजिन या यहाँ पे उत्पत्ति की बात करें कि आर्य जो है, आर्यों की उत्पत्ति कहां पे हुई, आर्य जो है ये मूल निवासी कहां के थे, ठीक ना। मूल निवासी ये कहां के थे, ये कहां से भारत में आए थे और भारत में आकर के इन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी। इस बात को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों में डिबेट है और अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इनके ओरिजिन से संबंधित अलग अलग मत प्रस्तावित किए गए हैं। उन सारे मतों को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला और जो सबसे मान्य मत है आर्यों के आगमन को लेकर के, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर एक व्यक्ति है, एक इतिहासकार है। और मैक्स मूलर का ऐसा मानना है कि आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। ये कहां के निवासी थे मूल रूप से? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। और इस क्षेत्र के लिए इन्होंने बैक्ट्रिया शब्द का प्रयोग किया है। इस क्षेत्र के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बैक्ट्रिया शब्द का प्रयोग किया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैक्स मूलर की अगर हम लोग माने तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे? तो वो थे मध्य एशिया के। अगला जो मत है उसको भी देख लेते हैं। हमारे भारत के ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और हम लोग अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका ऐसा मानना था कि आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ध्यान से समझिएगा, इनका क्या मानना था कि आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। कहां से आए हैं? आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ये किसका मानना था? तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था। इसके बाद में इसी में एक प्रमुख नाम है जिनका नाम है अविनाश चंद्र झा, ठीक है। अविनाश चंद्र झा। और अविनाश चंद्र झा की अगर हम लोग बात करें, या अविनाश चंद्र दास इनका नाम है, तो इनका मानना है कि आर्य कहीं दूसरा जगह से नहीं आए थे। ये सप्त सैंधव जो प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश, तो वहीं के ये निवासी रहे थे। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश है क्या?
तो सप्त सैंधव प्रदेश की अगर हम आपसे बात करें तो इसके बारे में आप समझिए, इसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। और ये कौन कौन सी 7 नदियां थी इसके बारे में आज के लेक्चर में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग जब वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल शुरू करेंगे तो उस टाइम इस सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में आपको हम विस्तार से एकदम बताएंगे। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का निवास स्थल किसके द्वारा माना गया है? तो ये माना गया है अविनाश चंद्र झा या अविनाश चंद्र दास के द्वारा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसके बाद में हमारे भारत के एक समाज सुधारक हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी का ऐसा मानना है कि आर्य जो हैं ये तिब्बत के निवासी थे। आर्य कहां के निवासी थे मूल रूप से? तो ये तिब्बत के मूल रूप से निवासी थे। ठीक ना। इसके अलावा और चलिए आगे देखते हैं, 2 और देखते हैं यहीं पे, जिनमें से एक का नाम है नेहरिंग, ठीक, और एक का नाम है नेहरिंग और दूसरे का नाम है गार्डन चाइल्ड। ठीक ना। नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड की अगर हम लोग बात करें तो इनका ये मानना है कि आर्य जो हैं ये दक्षिणी रूस के निवासी थे। कहां के थे? तो ये दक्षिणी रूस के मूल रूप से निवासी थे। इसके बाद और भी 2-3 मत देखेंगे हम लोग, जिसमें अगर हम लोग एक देखें यहां पे तो ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है गंगानाथ झा। ठीक है, गंगानाथ झा। और गंगानाथ झा की अगर हम लोग माने तो इनका मानना है कि आर्य जो है ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये यही ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। अब ब्रह्मर्षि देश क्या है इसको आप लोग समझिए। ब्रह्मर्षि देश जो है ये आपको यहाँ पे आमतौर पे सिंधु से लेकर के और जो गंगा नदी के बीच का जो दोआब वाला जो इलाका था उसको ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, ब्रह्मर्षि देश हो या फिर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सप्त सैंधव प्रदेश, तो इन सारे क्षेत्रों के बारे में आगे चल के जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल आप इतनी चीजों को समझिए। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है गाइल्स। ठीक है, क्या नाम है जी? गाइल्स नाम है। और इनकी अगर हम लोग थ्योरी देखें तो इनका ये मानना है कि आर्य जो हैं ये इधर के नहीं हैं और ये कहां से आए हैं? तो डेन्यूब नदी घाटी में इनका ओरिजिन था। डेन्यूब नदी घाटी या मुख्य रूप से जो हंगरी वाला जो मेन बेल्ट है तो वहां से इनका मानना है कि आर्य भारत में आए थे और भारत में आकर के उन्होंने यहाँ पे एक नई सभ्यता का शुरुआत किया था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। इसके बाद में एक और देखिए, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है DS द्विवेदी। ठीक है, DS द्विवेदी। और अगर हम लोग DS द्विवेदी जी की बात माने तो इनका मानना है कि आर्य जो है ये देविका घाटी से आए हैं जो वर्तमान में मुल्तान में स्थित है। कहां है? मुल्तान में। देविका एक नदी है जो कहां बहती है? तो मुल्तान के एरिया में बहती है। और यहीं से जो आर्य हैं उनका वो ओरिजिनेट हुए हैं, ऐसा मानना है DS द्विवेदी जी का। ठीक है, इसके बाद में एक और हम लोग देखते हैं, एक प्रोफेसर पेंका नाम है। ठीक है, और इनका मानना है पेंका जी का कि आर्य जो है ये जर्मनी से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक, तो आर्यों के ओरिजिनेट या ओरिजिन स्थल जो है तो उससे संबंधित आमतौर पे आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसके द्वारा आर्यों का जो यहाँ पे ओरिजिन कहाँ माना गया है, ये प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गए कि कौन कौन से इतिहासकारों के द्वारा कौन कौन सा मत प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अब मेन हम लोग को देखना है कि इसमें से सबसे जो प्रमाणिक जो मत है वो किसका है। तो ध्यान से समझिए, इसमें जो आप देख पा रहे हैं मैक्स मूलर जी को, तो मैक्स मूलर के द्वारा जो मेन यहां पे दिया गया है थ्योरी,
कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो यही थ्योरी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रमाणिक प्रतीत होती है। इसके पीछे कुछ रीजन है, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जैसा कि आपको हम जब अभिलेख पढ़ा रहे थे तो उसी में एक बताए थे बोगाज कोई, ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और इस बोगाज कोई अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें से एक है मित्र, दूसरे हैं वरुण, तीसरे हैं यहां पे नासत्य, ठीक है, नासत्य, इन्हीं को अश्विनी भी कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद में है एक इंद्र। तो इन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है बोगज कोई अभिलेख में, और ये बोगज कोई अभिलेख जो है ये मध्य एशिया से ही प्राप्त हुआ है। ये बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है मध्य एशिया से। और इस अभिलेख में यहां पे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख है। और ये चारों देवता जो हैं ये किससे संबंधित थे, तो ये ऋग्वेद से संबंधित देवता है। और इसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के जो निवासी हैं, जो आर्य हैं, वो कहां से आए हैं, तो आए हैं यहां पे मध्य एशिया से आए हैं, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा हम आपको जो समझाना चाहते हैं। बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख प्राप्त कहां से हुआ है, मध्य एशिया से। इसमें से किसका वर्णन किया गया है, तो ऋग वैदिक कालीन जो देवता थे, आर्यों के जो देवता थे, तो उन देवताओं का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है। और इसके आधार पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भी यहां पे आर्य भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत किए, तो वो सारे के सारे आर्य कहां से आए थे, तो आए थे मध्य एशिया से, ठीक ना। तो आर्यों का मुख्य रूप से जो ओरिजिन स्थल जो है वो कहां है, वो है मध्य एशिया, ईरान वाला जो मेन बेल्ट है वहां से ये आमतौर पे आए थे, ठीक है। अब जो है अब हम आपको और आगे इससे लेके चलते हैं, और अब हम लोग समझेंगे कि यहां पे अन्य कौन से साक्ष्य हैं जो कि प्रमाणित करते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। तो इसमें एक और साक्ष्य की बात करें तो वो है आपका जिंद अवेस्ता, ठीक है, जिंद अवेस्ता। ये ईरानियों का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। और जिंद अवेस्ता की अगर हम आपसे बात करें तो जिंद अवेस्ता में भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि ऋग्वेद से मैच खाते हैं। जिंद अवेस्ता की बातें किससे मैच खाती हैं, तो ये मैच खाती हैं ऋग्वेद से। और इसके आधार पर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से ही संभवतः यहां पे ओरिजिनेट होकर के और भारत में आए थे। और भारत के मुख्य रूप से उस समय का जो सप्त सैंधव प्रदेश था, तो वहां पे इन्होंने एक नई सभ्यता विकसित की थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बातें वैदिक सभ्यता में आर्यों से संबंधित। अब मेन हम लोग को समझना है कि वैदिक सभ्यता जो है उसको मुख्य रूप से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। वैदिक सभ्यता जिस काल में विकसित हुई उस काल को हम लोग जानते हैं वैदिक काल के नाम से, ठीक है। वैदिक सभ्यता जिस काल में विकसित हुई थी उस कालखंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से सबसे पहला जो है इसका नाम है पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और दूसरा वाला जो है इसी का नाम है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक क्या है पूर्व वैदिक काल, दूसरा वाला है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल की अगर हम लोग तिथि का निर्धारण करें तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः 1500 बीसी से लेकर के और लगभग 600 बीसी तक पूरा का पूरा वैदिक काल रहा था, जिसमें से जो यहाँ पे जो पूर्व वैदिक काल है
इसका अगर हम लोग कालक्रम निर्धारित करें तो पूर्व वैदिक काल जो है ये आपका रहा था 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ था और चला था लगभग 1000 बीसी तक। ठीक। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल जो है ये स्टार्ट हुआ था लगभग 1000 बीसी में और चला था संभवतः 600 बीसी तक। 600 बीसी के बाद में यहां से महाजनपद काल का शुरुआत हो गया था, सूत्र काल का शुरुआत हो गया था। ठीक। अब सुनिए, पूर्व वैदिक काल में मुख्य रूप से एक वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एकमात्र स्रोत है, साहित्यिक स्रोत, जिसका नाम है ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में ही हुई थी और इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं जी? तो ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछे कि ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी, तो पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में हुई थी। ठीक। आगे बढ़िए, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो 3 वेदों की रचना हुई थी, जिसमें आपको मिल जाएगा यजुर्वेद, इसी में मिल जाएगा आपका सामवेद और इसी में मिल जाएगा अथर्ववेद। तो इन 3 वेदों की रचना जो है ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसके अतिरिक्त इनके उपवेद भी रचित थे, इनके उपवेदों की रचना की गई थी उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद में अरण्यकों की रचना की गई थी, इसके बाद में उपनिषदों की रचना की गई थी। तो इन सारी चीजों की रचना जो है आमतौर पे उत्तर वैदिक काल में किया गया था। तो ये रहा आज के वीडियो में जो हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी प्रमुख बातें हैं वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद में अगले वीडियो में अब मुख्य रूप से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में या ऋग वैदिक काल के बारे में, और उसमें समझेंगे कि ऋग वैदिक काल जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय धार्मिक स्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और साथ ही साथ उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी रही थी लोगों की। इन सारी बातों को अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।